अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तारिक बज़मी। बोरीबंद लाशें पहले कराची से मिलती थी, उसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, और अब शेखुपुरा की हदूद में, शेखुपुरा डिवीज़न में बोरीबंद लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बोरीबंद लाश क्यों की जाती है, उसको बंद क्यों किया जाता है, और इसके साथ साथ अभी जो हाल ही में बोरीबंद लाश मिली है उसका ड्रॉप सीन क्या हुआ, और इसके साथ साथ जो भत्ता मांगा जा रहा है बाकायदा तौर पे ईरान से बैठकर नेटवर्क चलाया जाता है और यहाँ के लोगों को तंग किया जाता है। मैं इस वक्त मुरीद के मौजूद हूँ और वहाँ के मकामी सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, मियाँ रियाज। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी वालेकुम सलाम तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है रियाज साहब, ये बताएं कि ये बोरीबंद लाश वाला मामला क्या था, इसमें कौन कौन मुलव्विस था और कैसे पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया? अच्छा तारिक साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि जहाँ पर जो हमारे आला अफसरान हैं या हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी नज़र मुरीदके पे नहीं पड़ रही, जितनी तेज़ी से यहाँ पे क्राइम की रेशो बढ़ रही है। और ये आपने बात की है बोरीबंद लाशों की। बोरीबंद लाशों का सिलसिला तब शुरू हुआ है कि जब मुलजमान को पता चल चुका है कि किसी के साथ कोई भी पुलिस जो है या जो हमारे इदारे हैं किसी को सज़ा नहीं देते। जब सज़ाएँ मिलना शुरू हो जाएंगी तब ऐसा सिलसिला शुरू नहीं होगा, बंद हो जाएगा। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है बोरीबंद लाशों का, ये जो तलहा साजिद है, इसकी डेड बॉडी मिलती है मलका वाले बाज़ार के करीब से नहर में से। ये कोई उसकी जो बीवी है उसका आशना था, वही उसने बताया कि मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था काफ़ी अरसा से और मैं उससे शादी भी करना चाहता था। तो उसकी बीवी ने ये कहा था कि अगर मेरे से शादी मेरे साथ करनी है तो पहले उसको मारना पड़ेगा, रास्ते से हटाना। मकतूल की बीवी ने कहा कि अगर मुझसे शादी करनी है तो इसको रास्ते से इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाओ। और इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया तलहा साजिद पे, उसका चेहरा मसा कर दिया गया। तलहा साजिद की उम्र क्या थी? इसकी उम्र तकरीबन 26 से 27 साल थी। 26-27 साल थी। और इसके बच्चे भी हैं कोई? 2 बच्चे हैं इसके मासूम। अच्छा, 2 बच्चे भी। उसके बावजूद इसकी बीवी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे शौहर को मार दो। शौहर को मार दो। ठीक है। तो उसने जो लड़का है जो अभी पकड़ा गया है थाना सिटी मुरीदके में मौजूद है, उसकी उम्र भी तकरीबन मेरे ख्याल में 22 से 23 साल ही होगी। और उसने अपना अंजाम भी नहीं सोचा, उसका वालिद भी वहाँ पे ही है। और फिर इतना ज़्यादा तशद्दुद की मैं बात कर रहा था, उसका चेहरा मसा किया गया, उसके नाजुक इस अज़ा को मसला गया, बुरे तरीके से मारा गया वहाँ पे। और उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था बचा। तशद्दुद किस चीज़ से? क्या आनी राड से या ईंट से, डंडों से, सोटों से किया गया है। और उसके गले में उसी का जो नाड़ा था वो निकाल के उसको फंदा बनाया गया उसके गले का, फिर उसको फांसी दी के मारा गया। पहले फांसी दी गई मार के, फिर उसको मसक किया गया चेहरा भी, और उसके साथ साथ उसको नाजुक आज़ा जो है उसका मसक किया। हाँ, और इतने ये शातिर मुलज़म, इतने चलाक मुलज़म है कि उस एक तोड़ा होता है जो बोरी का छोटा भाई होता है, उसमें वो खाद वाला उसमें इतना बड़ा नौजवान था, वो माशाल्लाह काफ़ी हेल्थी था। तो उसको तोड़े में बंद करके फिर नहर के बीच में वहाँ पे फेंका गया। वहाँ पे जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं उन्होंने देखा कि यहाँ पे इस तोड़े में शायद पता नहीं कोई नहर खुश्क थी। हाँ, नहर खुश्क थी, अभी पानी इसमें जारी नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इसमें पता नहीं कोई माल मसरूका हमें मिल गया है, कोई इसमें से माल निकल आएगा, कोई लोहा वगैरह नालैन वगैरह निकलेगी, हम बेच के कोई अपना पैसे खुनशई वगैरह थे। जब उन्होंने ब्लेड से काटा तो अंदर लाश थी। ठीक है। तो इसके बाप भी इसके साथ मुलव्विस था? इसका बाप भी अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो उनसे पता करते हैं। जो लड़के के जो मदद की उठाने में, क्योंकि अकेला बंदा तो नहीं उठा सकता। हाँ, नहीं, मदद किया, लेकिन ये 2 बंदों का काम नहीं लगता। वो काफ़ी हेल्थी था, 2 बंदों के काबू वो आने वाला नहीं था। ठीक है। तो उसकी बीवी भी पकड़ी गई है? उसकी बीवी भी पकड़ी गई है। अच्छा, दूसरा मामला जो भत्ता मांगने वाला, ये तो कराची में सुनते थे, यहाँ पर भी शुरू हो चुका है? सर, जब लाकानूनियत होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो फिर भत्ता छोड़ के अब सरेआम किसी को पबजी भी खेलोगे ना जिंदा इंसानों के साथ, तो वो भी चल जाएगा। भत्ते का सिलसिला पहले शुरू हुआ कि पुलिस ने कोई नोटिस नहीं लिया था, मुकामी पुलिस ने यहाँ पे भत्ताखोरों पे। सिर्फ लोग यहाँ पे डरे सहमे कि हमें कोई इंसाफ तो मिलना नहीं। अगर हम जाएंगे तो ये ना हो कि पुलिस हमारे ही नाम उन लोगों को बता दे कि भाई ये बंदा फलां एप्लीकेशन लेके आया, इसका पहले बंदोबस्त कर लो, उसके बाद में करेंगे। वो भत्ता जो जिनसे मांगा गया उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने अपने लोग खड़े किए, फिर पुलिस को इतला दी, पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। रेड हैंडेड वो 3 लोग पकड़े गए, पर उनको पकड़ा गया, पकड़ के उनको यहाँ पे लाया गया और उनके साथ कोई भी ऐसा उनको सज़ा नहीं दी गई। उनको अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल के साथ रखा गया, मारा पीटा भी नहीं गया, जुल्म तशद्दुद भी उनके साथ ना किया गया। और फिर तकरीबन चंद दिन पहले 1 माह भी वो वहाँ पे जेल में नहीं रहे। अब उनकी ज़मानतें होंगी, आ गए हैं। अब दोबारा से फिर वही लोग जो है वो सरपरस्ती करेंगे और भत्ता मांगेंगे। वो जो भत्ताखोर थे ना, उनका एक सियासी ख़ानदान है, सियासत से भी वाबस्ता वो लोग हैं जो बता मांग। एक वो उनका फूड पॉइंट था, वो लड़का था, वो मांग रहे थे। ना तो उनका किसी दुश्मनीदार ग्रुप से तल्लक था, ना किसी और जगह से। जो पड़ गई है क्या ईरान से बैठ के ऑपरेट कर रहा था? हाँ, जो ईरान वाला मामला है ना, ये और ग्रुप है। इन्होंने भी बता मांगा लोगों से, यह धोखे का मामला है। उनसे 30 लाख बता मांगा गया। वो यतीम लड़के थे,
तो पुलिस ने उनको सपोर्ट किया है और उनको ट्रेन भी किया और उनको स्टैंड भी किया कि भाई आप वो आते हैं तो उनको जो भी उनके साथ सलूक होता है करें, लेकिन आप बताओ उनको ना दें, हमें पकड़ाएं, हमारी मावनत करें। फिर वो तकरीबन 1.5-2 माह बाद पुलिस ने ही, मुतलका पुलिस ने कहा कि आप अपना कारोबार करें, क्योंकि वो लोग यहाँ पे इलाका छोड़ के जा चुके थे, चले गए थे यहाँ से, ठीक है। अपना कारोबार भी ले गए और अपना घर भी छोड़ के यहाँ से चले गए कि हमने मरना थोड़ी है, तो हम चले जाते हैं। फिर पुलिस ने कहा वो बत्ताखोर जो थे वो पकड़े गए हैं, अब आप अपने घर में रह सकते हैं और यहाँ पे आप आसानी से आएँ और अपना काम करें। उन्होंने कोई यहाँ पे फायरिंग के लिए भी बंदे रखे हुए थे, फायर करवा के डराते भी थे कोई? हाँ, उनके वो आते थे ना, जब बता मांगते थे, जब इनकार करते थे, इनको थ्रेट करते थे और इनके घर पे भी फायरिंग हुई, उनकी दुकान पे भी फायरिंग हुई। और जब ये पुलिस ने कहा कि आप अपने घर में आके रह सकते हैं, अब सुकून है, हमने बत्ताखोर पकड़ लिए हैं। जब वो आके रहे हैं वहाँ पे तो तकरीबन 2 दिन बाद, उनकी दुकान खुले 2 दिन हुए हैं, तो फिर वो आ गए हैं। उन्होंने आके फायरिंग जो है ना कहा भी पैसे दो, और उन्होंने फायर मारा सीधा उसको। उनका फायर बदकिस्मती से, खुशकिस्मती थी वो दुकानदार की, वो बच गया, फायर मिस हो गया, लेकिन दुकानदार ने भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा हुआ था। तो बाकी की बात आप समझ। दोनों गैंग जो हैं वो पुलिस की हिरासत में? एक गैंग छूट के आ चुका है, वो मरीद के में अब अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, जिस पे पहले भी चार्जेस थे? जिस पे पहले चार्जेस थे। अब जो गैंग है वो पुलिस के पास है, ठीक है। और दोनों बंदों को फायर लगे हुए थे बत्ताखोरों को। ये पुलिस कुछ नहीं करती? जब कोई पहली एप्लीकेशन आती है पुलिस को FIR देनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई करनी चाहिए और सज़ाएं दिलवानी चाहिए, और अच्छे तरीके से जब लिख के भेजेंगे तो फिर उनको सज़ाएं मिलेंगी, जब हल्का लिखेंगे तो फिर सज़ाएं नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात यह है कि पूरा शहर सारा जानता है कि पंजाब असम्बली तक, हमारी तक वो बात उठाई गई है, और घर की दहलीज़ के आगे लोगों का मर्डर हुए हैं, डकैतियाँ हुई हैं, दिन दिहाड़े हुई हैं। कोई दिन खाली नहीं जाता जब कोई बंदा को मर्डर नहीं होता, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, या किसी से बता नहीं मांगा जाता। और यहाँ से मुरीदके से अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि लोग नकल मकानी पे मजबूर हैं। लोग अपने घरों की, जिनकी घर की कीमत 1 करोड़ थी ना, 50 लाख रह गई है। लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते, लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही है कि लाकानूनियत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं। बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी इदारों की कारकर्दगी पर, खुसूसन पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर, कि आप बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बना लें, थाने बहुत अच्छे बना लें और जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस का रवैया और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो लोग फिर ऐसे सवालात उठाएंगे। और यहाँ पर भी जो मुरीद के है शेखुपुरा डिवीज़न में जिस तरीके से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, भत्ताखोरों को लगाम डालनी चाहिए और जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं उनको भी ट्रेस करना चाहिए। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा मैं तारिक साहब आपसे भी, और यहाँ पे माशाल्लाह बड़े साफ़ी भी बड़े अच्छे हैं जो हाईलाइट करते हैं पॉइंट्स को। जब वो पॉइंट हाईलाइट्स करते हैं ना, फिर गुंडा नासर से, पुलिस वाले कहते हैं गुंडा नासर से उनको धमकाया जाता है। सहाफ़ियों को पुलिस कहती है, पुलिस कहती है गुंडों को, और वो गुंडे क्या कहते हैं कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। की कसम खा के मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ मेरे साथ भी हुआ, और वो गुंडा लोग क्या कहते हैं कि भाई आप पुलिस के खिलाफ खबरें क्यों लगाते हैं। यानी जो डाकू या गुंडे हैं वो कहते हैं आप पुलिस के खिलाफ खबरें ना जो लगाएं। मफरूर हैं पुलिस के, कई पर्चों में नामजद हैं, कई पर्चों में नामजद हैं, और वो कहते हैं कि आप पुलिस के खिलाफ खबरें लगाते हैं। मतलब इश्तिहारी आपको कह रहे हैं कि यार पुलिस के खिलाफ खबरें ना खबरें लगाते हैं। और फिर जो पुलिस वाले हैं वो भी अगर यार ये खबर क्यों लगा रहे हैं, DPO साहब के पास, हमारे आला अफसरान के पास हमारी कारकर्दगी ख़राब होती है। वो अल्लाह के बंदो, कारकर्दगी अपनी ठीक करो, शहर में अमन पैदा करो। आप जाओ सारे शहर मरीदके में, किसी को भी पकड़ लो, जाके किसी के सामने माइक करें तारिक साहब आप, और पूछें कि क्या हालात हैं मरीदके के। और ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं ना। ये हमारा सिक्योरिटी इदारों का काम है कंट्रोल करना। अगर आपके मोहल्ले में, गलियों में, शहरों में परचून की तरह मनशियात बिक रही है तो आप बका रहे हैं, मैं बका रहा हूँ। यार को पिछले कमरे में घुस के गरीब आदमी को फायर करता है, जब पुरानी तस्वीर लगाई होती है वो पकड़ा जा सकता है। सरेआम मनशियात फरोश नहीं पकड़े जाते। अगर मनशियात फरोश ना पकड़े जाएं तो इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है भाई? बिल्कुल सही दार समझते हैं, बिल्कुल कि सवाल उनसे कुछ ना कुछ आ रहा है ना। तो अगर डाकुओं को वो सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी, जो रिकवरियों की बात करते हैं पुलिस अफसरान हमारे, जो रिकवरियाँ जो इकट्ठी की हैं डाकुओं से, बत्ताखोरों से, बुलाएं उन सब लोगों से, पूछें कि इतने लोग FIR लेके फिर रहे हैं, किसी को रिकवरी मिली है, वो कहाँ पे जा रही हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मियां रियाज साहब, बहुत शुक्रिया।